हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा सर की सीरीज जो कि 2021 का एडिशन था उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 29 जिसका नाम था एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन उसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पे पहले टॉपिक से जो कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, रीजंस, इम्प्लीकेशंस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। आइए समझते हैं, पूरा डीप में समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी अच्छे से और पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो यहाँ पे देखें तो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ चुकी थी 1999 के बाद से, है ना। इसके पहले हमने आपको बताया कि फिक्स्ड हुआ करता था मामला, कि चलो RBI फिक्स कर रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट की तरफ इंडिया 1999 के बाद से बढ़ चुकी थी। और अब ये समझो ना कि पहले तो चलो RBI फिक्स करती थी कि $1 की कीमत कितने रुपीस के बराबर होगी, लेकिन इसके बाद से देखा जा रहा है कि जो रुपी है वो गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। बहुत गिरा। अगर हम अभी देखें रिसेंटली तो ये करीब 74 रुपीस के आसपास है। $1 जो है वो इतने रुपीस के आसपास है। तो इतिहास में कभी इतना नहीं गया रुपया, है ना, रुपीस इतना नहीं गिरा जितना जो है अब गिर रहा है। तो समझते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानते हैं। देखिए, इंडिया जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ उसके कुछ वक्त पहले की बात है कि जो डॉलर था और जो रुपीस था वो 1:1 का रेशियो था इन दोनों में, मतलब $1 1 रुपए के बराबर। इवन इंडिपेंडेंस के टाइम भी जो एक्सचेंज रेट था वो $1 इक्वल्स टू 5 रुपए, बस इतना ही था, कोई इतना खास नहीं था। $1 इक्वल्स टू 5 रुपए के बराबर था। हालांकि देखिए, इतना मैंने आपको बताया कि इस वक्त फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो होता था, और एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता था? RBI कहता था कि भाई इतना के बदले इतना ही होगा। ये सब हमने पार्ट 1 में देख लिया है, बहुत डिटेल से देखा है, तो उसको वहीं से देख लीजिएगा। अब इंडिया, मैंने ये भी बताया कई बार और आपको भी पता है कि इंडिया आज़ादी के बाद से ही ओपन इकोनॉमी थोड़ी था, उस समय तो क्लोज्ड इकोनॉमी था। इसलिए मैंने जो आपको समझाया था कि भाई एक्सचेंज रेट जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर मैटर नहीं करता, ठीक है, इतना मैटर नहीं करता। खैर, आज़ाद हुए हम, आज़ादी के कुछ साल बीते और यहाँ पे इंडिया की दिक्कतें बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही थी हमारे देश के अंदर, ग्रोथ बहुत ही कम थी और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इम्पोर्ट हमें करने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बड़ी जनता को कैसे खिलाएंगे और ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। पर इन सब चीज़ों के लिए अगर हम देखें, पैसे जो फॉरेन करेंसी में देने थे वो हमारे पास नहीं थे, क्योंकि जो आपका फॉरेन करेंसी अर्न होती है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से होती है, कई सारे माध्यम से होती है, रेमिटेंसेस के माध्यम से होती है, बोरोइंग के माध्यम से होती है, लेकिन अगर हम मेन साफ साफ देखें तो एक्सपोर्ट के माध्यम से हम कमा लेते हैं। तो इतना कमा लेते हैं कि भाई हम इम्पोर्ट का पैसा पे कर दें, लेकिन यहाँ पे इतना हम नहीं कमा पा रहे थे और साथ में क्लोज्ड भी थे हम और रेगुलेटेड भी थे कि हमको पूरी तरीके से यहाँ जो है RBI देख रही है। तो हमारे पास कोई और चारा उस समय नहीं था फॉरेन करेंसी को इंडिया में पाने का, सिवाय ये छोटे मोटे एक्सपोर्ट के। समझे? तो ऐसी सिचुएशन में रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया गया, मतलब खुद समझ के जान के रुपी की कीमत और कम कर दी गई। अच्छा, कम करने से कैसे क्या बढ़ता है, कैसे क्या होता है, सारा कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है। प्लीज गो एंड वॉच एज पार्ट 1, बिकॉज इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन दिस पार्ट इट विल जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू ऑल। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुपी को क्या करा गया? डिवैल्यूएट कर दिया गया, उसकी कीमत को कम कर दिया गया, स्पेशली 1966 के बाद ये चीज़ें यहाँ पे करने लग गए, है ना। और बहुत सारे टाइम ऐसा किया गया है ताकि इंपोर्ट कम हो सके और थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ सके, है ना, और ट्रेड डेफिसिट थोड़ा जो इतना बढ़ रहा है उसको नॉर्मल किया जा सके। तो इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था इंडिया के लिए।
है ना, ऑफ नॉट बीइंग टू अर्न, मतलब ट्रेड डेफिसिट इतना था कि एक्सपोर्ट के थ्रू हम इतना नहीं कमा पा रहे थे जितना हम इंपोर्ट करने के लिए पे करे दे रहे थे, तो हम बड़ी मुश्किल में थे उस समय। तो डिवैल्यूएट कई दफ़ा करा गया है इतिहास में इंडियन रूपी को, है ना। तो ऐसा कुछ है। अब सारा कुछ पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 के अंदर कि भाई कि क्यों डिस्करेज करने से क्या फ़ायदा मिल जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस इन द पार्ट 1। ठीक है, तो बस इतना हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है। तो नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो करेंगे टुवर्ड्स मार्केट एक्सचेंज रेट की। अब देखिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, और आप जानते हैं कि 1991 में हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब इससे क्या, किससे देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। इवन जब हम यहाँ पे ओपन इकोनॉमी होने लगे, क्लोज थे पहले, हमने खुद को ओपन किया, और पहले हम फिक्स्ड या फिर पेग्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करते थे, जिसे आरबीआई डिसाइड करती थी, याद है ना। अब हम किसकी तरफ बढ़ने लगे, अब हम मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़े 1999 के बाद से, जो हम अभी ऊपर भी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड और सप्लाई डॉलर की, यूएस डॉलर की जो डिमांड थी और ये जो सप्लाई थी इंडिया के अंदर, अब ये बताने लग गई कि आखिरकार क्या एक्सचेंज रेट होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है पहले पार्ट में कि जब मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट होता है तो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, वही एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। तो डिमांड और सप्लाई जो डॉलर की थी, यूएस डॉलर की थी, अब वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने लगी थी, क्योंकि अब हम लोग मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ गए थे। और अब आरबीआई इसको फिक्स नहीं करता था पहले की तरह। अब जैसे कि आपका एज अ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट ना, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के तौर पे यहाँ पे हमेशा से ही एक्सचेंज रेट में कुछ बदलाव होते रहते हैं। क्यों भाई, अलग अलग फैक्टर्स हमने सब बात करी है पहले वाले पार्ट में, देन टू अभी इसके अंदर बता रहे हैं तो आपको बता देती हूँ कि अलग अलग फैक्टर्स वजह बनते हैं। जैसे कि अभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फॉरेन कैपिटल कितनी आई कितनी गई, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है करेंसी का। फिर उसके बाद पॉलिसी इन्वायरमेंट से भी काफ़ी बदलाव आता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो, है ना, या ग्लोबल या डोमेस्टिक, आपके फेवरेबल या एडवर्स डेवलपमेंट्स, सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है। और उस बेसिस पे ही यहाँ पे एक्सचेंज रेट के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा करेंसी आ जाएगी तो सब समझ लो कम हो जाएगा मामला, और अगर मतलब रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, अगर कम करेंसी रहेगी तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। ऐसे करते करते हमने सब बहुत डिटेल में समझा है पार्ट 1 में, तो अभी आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए इसको बहुत ज़्यादा खींच तान के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बदलाव होता रहता है, लेकिन आप ये समझिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव हो रहा है तो कोई अफेक्ट पड़ जाएगा। ऐसे समझो, यहाँ पे जो रिलेट करा है, इसको रिलेट करा है समुद्र की लहरों से। तो समुद्र की लहरें ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ये नेचुरली होता रहता है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक चीज है। और ऐसा तो नहीं होता इससे कि जो नाव इसमें बह रही है, जो शिप्स इसमें बह रही हैं, उसको रोके वो। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो नाव बह रही है उसके अंदर इतनी तथा हो कि इन लहरों के साथ वो चल सके, समझे, नहीं तो डूबेगी। तो सेम ये मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट के लिए भी होता है। इससे कमी भी, मतलब डेप्रिसिएशन भी और एप्रिसिएशन भी दोनों ही देखने को मिलता है ना। डिपेंड करता है कि आखिरकार डिमांड कितनी है फॉरेन करेंसी की और सप्लाई कितनी है, इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और ये हमेशा बदला करता है। जब डिमांड समझ लो ज़्यादा सीन हो रहा है तो अलग चीज़ें रहेंगी, जब सप्लाई ज़्यादा सीन हो रहा है तो अलग चीज़ें रहेंगी। तो ये बदला करता है, और ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अभी से बता दें कि अरे सर उस दिन डॉलर की कितनी वैल्यू रहेगी, या उस आज से आने वाले 2 साल के बाद डॉलर की कितनी वैल्यू रही, किसी को पता नहीं। ठीक है, तो इसको रिलेट करो, जो लहरों और जो शिप का मैंने एग्जांपल दिया, वेव्स और शिप का एग्जांपल दिया, सेम आप इससे रिलेट कर दो। तो ये भी एक शिप की तरह है
जिसके पास कैपेबिलिटी है, इकोनॉमी को यहाँ पे शिप की तरह माना गया है, ठीक है, इकोनॉमी को यहाँ पे शिप की तरह माना गया है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये लहरों के साथ, ये वेव्स के साथ चल सके। समझे? अब देखिए, हालांकि वेव्स कैन गेट टर्बुलेंट। अब यहाँ पे समझो कि भाई वेव्स कभी कभी ऐसी भी हो जाती हैं कि बहुत खतरनाक हो जाती हैं, समझे? और इससे ये हो सकता है कि भाई शिप्स अपने एंकर ड्रॉप करें। भाई देखो, हर से सेम सिचुएशन तो रहती नहीं है, तो जैसे शिप्स के लिए आती है ऐसी इकोनॉमी के लिए भी आ सकती है। तो ये यहाँ पे दूसरा साइड है मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट का, कि भैया देखो, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट होम करेंसी ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत गिर जाती है, और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती है, इससे एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन में इकोनॉमी फंस जाती है। जैसे हो रहा था अभी भैया, बहुत ज्यादा रुपया कम हो गया, तो अभी की सिचुएशन इंडिया की आप कह ले सकते हो कि क्राइसिस तो नहीं है ना अभी की। अगर आप बात करोगे कि हाँ इंडिया में हम क्राइसिस में फंस गई है, तो क्राइसिस में नहीं, लेकिन हाँ उसकी तरफ जरूर बढ़ रही है, क्राइसिस की तरफ जरूर बढ़ रही है, ये निसंदेह बात है। तो इतना कुछ जो हमने इससे समझा, तो हम तीसरे पॉइंट की तरफ जब बढ़ेंगे तो एक सवाल ये उठेगा कि व्हाई हैज द रूपी डेप्रिसिएटेड सो स्टीपली, इतनी तेजी में रुपये इतना ज्यादा कैसे गिर गया? ठीक है, देखिए पहले समझो, डेप्रिसिएशन एक सिनोनिम है, प्रॉब्लम नहीं है। ये समझो कि डेप्रिसिएशन ऐसा बता रहे हैं कि रुपये की वैल्यू घट गई है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे बहुत अलग अलग वजहों की वजह से रुपये डेप्रिशिएट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ट्रेड डेफिशिएट हो जाए, बहुत हाई करंट अकाउंट डेफिशिएट हो जाए, तो इससे क्या होगा कि डॉलर आ रहा नहीं है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रुपये की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे? तो अभी यही सारा कुछ, अब देखो एक बात समझो, पहले भी हमने समझा, अभी भी समझ लेते हैं कि अभी क्या है, इतना ज्यादा हम लोग पेट्रोलियम मंगवाते हैं, तो इतना ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बाहर से वो पे करते हैं, इतना जो हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसके लिए पे करते हैं। खैर इसके लिए सरकार अब योजनाएं भी चला रही है कि भाई घरों में जो लोगों के गोल्ड रखा है वो मार्केट में आएगा, वो एक्चुअली फ्यूचर की बात है। मीनवाइल मैंने बता दिया चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते। तो इन सब का जो गोल्ड मंगाने का पैसा, क्रूड ऑयल मंगाने का पैसा सब देते हैं, इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट हो रहा है। और अगर ज्यादा डेफिशिएट होता है तो इससे क्या होता है कि डिमांड यूएस डॉलर की और बढ़ने लगती है, और बढ़ने लगती है कि भैया और पैसा लाओ, और यूएस डॉलर लाओ, ताकि हम लोग इंपोर्ट के लिए पे कर सकें। भाई सामान अगर मंगवा रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट अगर हमें डॉलर में करना है, तो मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है ना। लेकिन डॉलर की सप्लाई उतनी नहीं है। एक्सपोर्ट करके, मान लो हमने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करके जो हमको डॉलर मिलता, वो इतना अच्छा एक्सपोर्ट नहीं है कि हमारे पास डॉलर की अच्छी सप्लाई हो। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि रुपये जब जो है इस पे आया प्रेशर, और इसलिए ये होने लगा डेप्रिसिएट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है डॉलर के मुकाबले ये अब वीक होने लगा, कमजोर होने लगा, और इससे क्या होता है, और ज्यादा इसकी वैल्यू गिरने लगती है। एट ईच स्टेज द लैंडिंग गेट्स हार्डर एंड हार्डर, और हर एक स्टेज पर ऐसा ऐसा, मान लो ऐसा होता जाए होता जाए होता जाए, तो रुपये गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। और ऐसी सिचुएशन जो होती है, ठीक है, वो कैसे ठीक हो सकती है बताइए? मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझाया था, इफ यू रिमेम्बर। और नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट चैप्टर, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इसलिए लाइन से जरूर पढ़ के आइए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो हमने उस समय आपको बताया था कैपिटल अकाउंट के अंदर इनफ्लोस जो होते हैं, इसमें जब आया पैसा तो इससे फुलफिल किया जा सकता है। समझे? अब कैसे होते हैं कैपिटल अकाउंट के इनफ्लो? मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लो आ जाए हमारे यहाँ, एनआरआई डिपॉजिट कर दे, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, समझे, कॉर्पोरेट सेक्टर या दूसरे कुछ ऐसे कैपिटल फ्लोज हो जाए, ताकि जो भाई इधर का पैसा, कैपिटल अकाउंट का पैसा जो आया हो, वो हमारे करंट अकाउंट का डेफिसिट फुलफिल कर दे, तो भैया ये हो जाएगा मामला, कंपनसेट हो जाएगा दोनों में। और इंडिया में यही चीज 2012 के दिसंबर के बाद से देखने को मिल रही है। डेफिसिट फॉरेन करेंसी से जो एफडीआई के तौर पे आ रही है, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी करेंसी आ रही है, उससे हम लोग डेफिसिट को पूरा कर रहे हैं। बट ज्यादातर हम
अगर कहें कि भाई यहाँ पे जो पैसा वगैरह दे रहे हैं वो भैया हम एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से भी दे रहे हैं, एनआरआई डिपॉजिट से भी दे रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, हमने सब पढ़ा है, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि पुराने चैप्टर्स में बहुत ही इलाबरेट करके मैंने समझाया, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। और पढ़नी पूरी किताब है तो स्किप मत करिएगा। इसलिए यहाँ पे रुपी को जो है जो डेप्रिसिएट हो रहा है, होता है जो डेप्रिशिएट रुपी, वो एक वेव की तरह है, कोई टर्बुलेंट की तरह नहीं है। और ये बदलता रहता है। मई 2013 के बाद से ये अपना कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, ये चलता रहता है। अभी देखिए जो प्रॉब्लम है लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर अभी तक जो इंडिया का ये मानना है, कैपिटल अकाउंट आपने समझ लिया, ये बड़ी तारीफ हो गई उसको। लेकिन इसमें आप भी समझिए, एफडीआई अगर आ रहा है, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक बार और बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, तो अच्छा है। तो अच्छा है कि चलो भाई, इन लोग का मोटिव होता है लॉन्ग टर्म यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगाते हैं ये लोग देश के अंदर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल अकाउंट अभी इंडिया के अंदर ज्यादातर रिवर्सिबल है, जैसे कि एफपीआई। अब मान लो शेयर्स वगैरह में इन्होंने लगा रखा है, तो मान लो इनको लगा देश की हालत गंभीर है तो सारा चला जाएगा उठा के, समझे। या एनआरआई का डिपॉजिट आप पकड़ नहीं सकते भाई, ये भी वापस जा सकता है, ठीक है। एक स्टेबल तरीके से एफडीआई तरीके से इतना नहीं आ रहा है जितना एफपीआई और एनआरआई से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का कारण है। और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, हल्का सा भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो ये लोगों ने पैसा निकाल लिया। वही है कि सबसे पहले जहाज डूबता है चूहे भागते हैं, तो इन लोगों ने जैसे ही पैसा निकाल लिया तो हम एकदम ही गिर जाएंगे, और ये होता भी आया है। अब उसके बाद बहुत सारे जो ये रिवर्सल होता है ना, देश के अंदर से पैसा चला जाता है, इसकी बहुत सारी वजह होती है कि भाई जैसे आपका जो फेडरल रिजर्व है यूएस के अंदर, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ मान लो चेंज करा, या अपने डेप्ट को वापस मतलब बाय बैक कर लिया, कि इसलिए कि भाई क्योंकि हमें यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ानी है ना, वहां पे उन्होंने वो कह दिया। तो इन सब कई सारी ऐसी वजहें होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई यूएस डॉलर की जो है कम हो जाती है, क्योंकि फेडरल रिजर्व कम सप्लाई देने लगता है। और इससे क्या होने लगता है कि सारी इकोनॉमीज के अंदर जो कैपिटल फ्लो है वो अफेक्ट करता है, और उन इकोनॉमी में इंडिया का भी नाम है। ये भारत में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, जो साइंस थे रिवाइवल के यूएस इकोनॉमी के, इससे यूएस के स्टॉक मार्केट भी उठा। इससे फटाफट जो क्या होने लगा, वहां का स्टॉक मार्केट जब उठ गया तो इससे जितना भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था इंडिया के स्टॉक मार्केट में, फटाफट से वो लोग उस पैसा को लगा निकालने लग गए, है ना। तो इतना पैसा निकाला इन्होंने, लगाया। तो इसमें डेटा क्या है आपको क्या बताऊं, अभी ऐसे बहुत ही अभी अभी ही कुछ बहुत हमारे पास बिलियंस में 60+ बिलियन की हमारे पास आया है एफपीआई। ये सब आता जाता रहता है, लेकिन मैं आपको मेन मोटी मोटी वजहें बता रही हूँ। रुपी की अगर बात करें तो ये नवंबर 2016 में ये क्लोज्ड हुआ था एट अ फ्रेश 39 मंथ लो अगेंस्ट डॉलर। और इसकी वजह से मालूम है क्या हुआ था, इसकी वजह से हमारे यहाँ से 5 बिलियन आउटफ्लो हो गया था फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब एफआईआई या फिर एफपीआई, लोकल इक्विटी और बॉन्ड मार्केट से। क्योंकि सरकार ने जब से 2016 में क्या हुआ था, 2016 में 8 नवंबर को क्या एक खतरनाक काम हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि भाई हो गया मामला गड़बड़ा, और हमारा रुपये जहां हुआ कम, तो इससे यहां से तुरंत ये लोग भागे, तुरंत ये एफपीआई वाले ले लेके अपना पैसा 5 बिलियन आउटफ्लो करा था इन्होंने। तो ये कुछ वजहें हैं आप कह सकते हैं। बाकी आगे इन्हीं सब से वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आगे के पैराग्राफ में जो हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि क्या क्या वजह होती है। हम्म? अब यहाँ पे देखिए उसके बाद वाला जो पॉइंट देखेंगे, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब हम ये तो बहुत बोलते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट कर गया, रुपी डेप्रिशिएट कर दिया, लेकिन भाई क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं आखिरकार रुपी के डेप्रिसिएशन की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। देखिए इंडिया के अंदर आप जानते हो कि जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है वो असेंशियल आइटम का होता है। हम ये बात डिस्कस करते रहते हैं अक्सर, ये हम यहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम का, मशीनरीज का, फर्टिलाइजर्स का, इन सारा चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं। तो इनके बिना हमारे देश की गाड़ी कैसे चलेगी, और ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ठीक है भाई, इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि इनका इंपोर्ट करना बड़ा महंगा पड़ता है।
तो इंडिया के साथ सीन क्या होती है ना कि इंडिया करे तो करे क्या, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको पार्ट 1 के अंदर कि आखिरकार इंडिया करे तो करे क्या। अगर वो उधर कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे मामला डोमेस्टिक मार्केट में गड़बड़ हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उधर नॉर्मल करे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आप कहेंगे मैम तो पार्ट 1 के पीछे ही पड़ गई हैं, लेकिन पार्ट 1 में ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस्ड हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, समझे। और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बड़ी तेजी में आने के चक्कर में रहता है। बहुत सारे लोगों को उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ कोई बहुत अमीर ज़्यादा तो रहते नहीं, ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे यहाँ की पुअर है। सारे इम्पोर्ट हो जाते हैं महंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल मंगवाओ, चाहे वो गुड्स मंगवाओ, चाहे वो मशीनरीज मंगवाओ, और इससे जो डोमेस्टिक कॉस्ट है वो और बढ़ जाती है, फिर सामान जो बन के तैयार होता है वो और बढ़ जाता है, तो कितना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालता है इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टर्स जो होते हैं अब वो डर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कंज्यूमर अपना खर्चा कम कर रहे हैं कि भैया बहुत महंगा है, खर्चा कम करो, तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ बिल्कुल उसकी सत्या पिट जाती है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गया, कैपिटल आउटफ्लो हो गया, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे भी बड़ा झटका लगता है। और भाई चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कह लो, भले डायरेक्टली ना अफेक्ट करे किसी आम आदमी को, बट हाँ नेगेटिव सेंटिमेंट इकोनॉमी के अंदर तो लाता है ना। चाहे अगर ये कैपिटल आउटफ्लो हो गया, देश से चली गई कैपिटल, तो आज नहीं कल इफेक्ट तो दिखेगा इकोनॉमी पे भाई। बट एज अ होल बड़े लेवल पे जल्दी दिखता है भाई, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे धीमे 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 करके दिखना तो शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा कुछ जो है चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, इससे और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो और कमी होने लग जाती है। मतलब समझते हो, हर तरीके से फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद है, आपको कैसे याद होगा, हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, बस सुना है कि 1991 में हमारे साथ हुआ बड़ा खतरनाक चीजें थी, कि हमारे पास इतना पैसा खत्म हो गया था कि हम सोच रहे थे हम कैसे अपना डेफिसिट पूरा करें। हमने अपने जो ऑफिशियल लेवल थे गोल्ड के, उसे दांव पे लगाया। हम देख रहे थे कि हमें कोई कमर्शियल लोन मिल जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, समझे। तो बड़ा ही दिक्कत है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट पे आके बात करें तो बहुत जेन्युइन दिक्कतें होती हैं जो करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, देश के अंदर की इकोनॉमी पे पड़ने लगती हैं। ठीक है भाई, क्या है कि यहाँ पे करेंसी क्राइसिस का डर होता है। देखिए, अब मान लो कि रुपी डेप्रिशिएट हो गया, मान लो कि अब $1 जो है वो 70 रुपीज के बराबर हो गया, और पहले मान लो कि 50 था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर के लोग लेंगे अब वो $1 में 70 रुपए का सामान ले सकते हैं, समझे ना। तो अभी ये समझ लो, बट एक्सपोर्ट आर नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस। ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि इंडिया के सेंस में एक्सपोर्ट अगर इस तरह से बढ़ाएंगे तो हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना। तो एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइस का मतलब नहीं होता है। एक्सपोर्ट में बहुत चीजें देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, देश कब लेंगे, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो बदलती हुई ग्लोबल मार्केट की डिमांड और प्रेफरेंस के हिसाब से होंगे, ग्लोबल डिमांड को ध्यान में रखते हुए होंगे, एक अच्छे लॉजिस्टिक, एक कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटीज वगैरह होंगी, समझे। तो बढ़िया चीज होगी तब जो है दूसरा देश लेगा। और इतना टाइम आप देखो, इतिहास में इतना रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, पहली बार ये देखने को मिला कि किस तरह कितना जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट सेंसिटिव है प्राइजेस को लेके। मतलब इतनी बार पहले इतिहास में रुपये तो बहुत कम हुआ, डॉलर के कंपैरिजन में बहुत डिप्रिसिएट होता गया, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि किस तरह से जो है जो आपका एक्सपोर्ट्स हैं वो सेंसिटिव हैं टू द प्राइजेस, एंड कैन लोअर प्राइजेस ड्राइवर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये देखने को मिला कि भाई एक्सपोर्ट और प्राइजेस का देखने को मिलता है कि जब प्राइस कम होते हैं तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इंडिया से। और ये इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, वो रातों रात नहीं पड़ेगा, हाँ कुछ वक्त के बाद पड़ेगा, एकदम से नहीं देखने को मिलेगा। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि जो आज का डेप्रिसिएशन है ना, वो करेक्शन है, एंड इन लॉन्ग रन हेल्प इंडिया। और आज का ये डेप्रिसिएशन जो इंडिया का रुपये इतना गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, ये लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट अच्छा करवाएगा, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी करवाएगा। बट देखिए थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन ठीक है, बट इतनी तेजी में जो गिरना वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। और थोड़ा बहुत तो देखिए, बहुत सारे हमने लास्ट टाइम बताया था डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन सबके बारे में, तो सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फर्स्ट
वाले पार्ट में ही इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। मुझे तो लगता है सेकंड पार्ट में रिपीट कर रहे हैं। चलो भाई, इतना समझे कि क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगी रुपये के डेप्रिसिएशन की इंडियन इकोनॉमी पे। फिर बात आई कि व्हाट मेजर्स आर नीडेड टू स्टेम द स्लाइड ऑफ रुपी। भाई क्या करें, जो इतनी नीचे फटाफट गिर रहा है, तो कैसे क्या रोका जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है रेपो रेट हाइक। अभी समझाती हूँ अच्छे से। रेपो रेट हाइक, HIKE। तो इसमें क्या है, रेपो रेट को बढ़ाना। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ी मजबूत बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हाइक कर सकती है रेपो रेट में टू इंसेंटिवाइज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन डेब्ट सिक्योरिटीज, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आए और उनको इंसेंटिव मिले भाई कि आइए आइए और इंडिया की डेब्ट सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, ये जो फॉरेन कैपिटल निकाल के ले जाते हैं, ये मतलब इसको बोलते हैं एक्सोडस। तो ये विड्रॉल मत करिए फ्रॉम इक्विटी मार्केट। तो दिस वे द डिमांड फॉर द डॉलर विल कम डाउन। इससे क्या होगा कि जब ज्यादा पैसा आने लग जाएगा, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो है पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई अच्छी खासी है, तो हमारे यहाँ डिमांड जो है इसकी कम होने लगेगी डॉलर की, और इससे सपोर्ट मिल जाएगा रुपये को। तो पहला तो रेपो रेट हाइक हो सकता है। दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं इसके अंदर, दूसरा तरीका अपना सकते हैं आपका करेंसी मार्केट इंटरवेंशन। अब ये क्या है, देखिए आरबीआई यहाँ पे करेंसी मार्केट इंटरवेंशन को सेटअप कर सकती है। अब कैसे सेटअप करेगी, ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स को बेच के अपने रिजर्व में से उसने डॉलर निकाले, खूब निकाले, और जितनी भी डिमांड है यूएस डॉलर की करेंसी की पूरी कर दी गई। जब पूरी हो गई तो बहुत डिमांड ऊपर बढ़ेगी नहीं और ना होगी दिक्कत। क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होने लगती है तभी तो उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं ना, तो इससे ही रेट करिएगा। तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट आउटवर्ड डॉलर रेमिटेंसेस। अब यहाँ समझो, आरबीआई ना अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम के अंदर ये कह सकती है, रोक लगा सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आउटवर्ड रेमिटेंस ऑफ डॉलर की, भाई यहाँ से डॉलर जा नहीं सकता, विच इज करेंटली कैप्ड एट 2.5 लाख डॉलर। अभी यहाँ पे कैपिंग लगा रखी है 2.5 लाख डॉलर की है, कि भाई इतना ही डॉलर जो है वो यहाँ से भेज सकते हो, सब उठा के पहले सारा भेज दो, हम लोग बिल्कुल भूखे नंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं करने का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फिर चौथा तरीका देखो क्या हो सकता है, वो है कि NRI बॉन्ड इशू। क्या है भाई, NRI बॉन्ड इशू। अब ये क्या चीज है, देखो आरबीआई क्या कर सकती है, ये आइडिया ला सकती है NRI बॉन्ड का, ताकि यहाँ पे जो डॉलर रिजर्व्स हैं उन्हें बूस्ट मिले, वो और बढ़े हमारे देश के अंदर, और यहाँ पे हायर रिडेम्पशन प्रेशर हो फ्रॉम एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे समझो कैसा क्या सीन है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करा किसी बाहर वाले ने NRI बॉन्ड में, ठीक है, तो भाई इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे वो पैसा लगाएगा, डॉलर देगा और बॉन्ड ले लेगा। तो हमारे डॉलर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो NRI बॉन्ड्स के थ्रू आरबीआई यहाँ पे डॉलर का डिपॉजिट बढ़ा सकती है नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब NRIs के माध्यम से, और इनको एक अच्छा अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दे, ताकि वो अपना पैसा वापस बॉन्ड फटाफट बेचने के चक्कर में ना रहे। फिर क्या कर सकती है आरबीआई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आरबीआई अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकती है। ओपन मार्केट परचेज कर ले तो उससे लिक्विडिटी और आ जाएगी मार्केट में, बॉन्ड्स की जब परचेज कर लेगी तो। साथ में कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस कर देगी तो बैंक वगैरह लोन देने लगेंगे, तो ऐसे लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे कुछ तरीके से जो रुपये एकदम से गिरता है उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, और चीजें मैनेज हो सकती हैं। अब बात आई कि हैव दीज मेजर्स डिलीवर्ड। आओ समझो जरा इसका क्या है। देखिए, क्या ये मेजर्स जो हैं वो हमें कुछ देते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया 5 तरीके के। तो ये तो देखने को मिलता है कि भाई ये सारे मेजर्स जो है ना, जब बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है, मतलब रुपये एकदम से नीचे या एकदम से सब कुछ गड़बड़ होता है, तो ये मेजर्स काम उस टाइम पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन सारे मेजर्स का एम ये होता है, रुपये के डेप्रिसिएशन को एक ये प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं, है ना, उसको एक सिम्टम के तौर पे नहीं देखते।
उसको एक प्रॉब्लम समझते हैं। और सारे मेजर्स के अंदर क्या है कि भाई डिमांड आ जाए, यूएसडी की डिमांड है कि किसी तरीके से हम डॉलर अंदर ले आएँ और बस फिर उसके बाद सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएँगी, हमारे पास डॉलर की कमी है, चाहे मैं आपको कुछ भी बताऊँ। ठीक है? करेंसी मार्केट इंटरवेंशन, चाहे रिस्ट्रिक्ट डॉलर आउटवर्ड रेमिटेंसेस या एनआरआई बॉन्ड इश्यू, सब में क्या चीज़ थी कि किसी तरह से डॉलर अंदर ले आओ देश के, तो दिक्कतें सॉल्व हो जाएँगी। ठीक है? तो भाई बंदा ये समझता है कि इससे सही हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो जब दिक्कत अगर सप्लाई साइड की है, तो सप्लाई को ही एड्रेस करो, सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और अपने आप डिमांड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो रुपये में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, वोलेटाइल रहता है, तो वो हम मजबूत कर पाएँगे, रोक पाएँगे चीज़ों को। हुँ? तो ये कुछ कहानी है। उसके देखिए पोटेंशियल सॉल्यूशन टू दिस सिम्पटम समझते हैं, जो सिम्पटम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो दिक्कत मैंने आपको बताई। तो पहले कदम के तौर पे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सारा ही जो है एक्सपोर्ट वाला जो सीन होता है ना, गुड्स और सर्विसेज के प्रति एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी रुकावटें आती हैं एक्सपोर्ट के सामने, वो रुकावटों को ख़त्म करना चाहिए। लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे मार खैर सरकार ने इस बीच काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है, लेकिन अगर सरकार इस पे सपोर्ट नहीं देगी, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भई 10 जगह पे वो अप्रूवल लेंगे, 10 जगह पैसा लगेगा, एक्सपोर्ट कम ही होता जाएगा। समझे? तो इसलिए सरकार को एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एक्सपोर्ट के अंदर। और ये रेयर अपॉर्च्युनिटी है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो कम है, डेप्रिशिएट हुई है, बहुत दूसरी करेंसीज़ के कंपैरिज़न में ज़्यादा हुई है। अगर आप देखो कि सेम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हमारे जैसी, उनकी इतनी तेज़ी में नहीं गिरी रुपए की वैल्यू जितनी हमारी गिरी है। तो इससे समझ लो कि गुड्स एंड सर्विसेज़ हमारे जो हैं वो सस्ते हो जाएँगे मार्केट में। अब वही $1 का जो है सामान लोग ज़्यादा ले सकते हैं ना, वही मैंने आपको जो समझा रखा था पहले अच्छे से, कि अगर रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो इसका मतलब कि ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएँगे। और यहाँ पे हमको उसके अंदर फ़ायदा भी मिल मिल सकता है, क्योंकि बाहर की मार्केट्स बहुत ज़्यादा चाह रही हैं कहीं पे इन्वेस्ट करें, कहीं पे कुछ लगाएँ पैसा। एक्सपोर्टर्स कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टाइम, एक्सपोर्टर्स के पास इससे अच्छा मौका नहीं है। समझे? तो सरकार को इस चीज़ में मदद करनी पड़ेगी। सारे जो सरकार के डिपार्टमेंट जो एक्सपोर्ट से डील करते हैं, उनको कहो कि भैया बीच में जो इतना ज़्यादा होती है ना दिक्कतें, उसे रोको, ख़त्म करो। क्लीयरेंस फटाफट से प्रोवाइड करो, जब भी ज़रूरत है फटाफट से क्विकर एक्सपोर्ट कराओ। जो बैंक हैं, वो भी फंडिंग दे दें एक्सपोर्ट के लिए। ये नहीं लोन लेने जाओ तो मुसीबत क्रिएट हो, जैसे मुद्रा-उद्रा लोन लेने जाओ तो तुम सालों महीनों लोन ही लेते रह जाओ। जितने भी पेंडिंग एफडीआई प्रपोज़ल्स हैं विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये फास्ट ट्रैक हो, प्रॉपर तरीके से इसको तुम चेक कर सको और इसे फटाफट से सॉल्व कर सकें। एफडीआई नॉर्म्स को और ज़्यादा लिबरल बनाएँ, ताकि कम से कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आने लगे ना। जितने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे उतना मुश्किल होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना। हर एक कदम को उठाया जाए जिसके थ्रू इंडिया की ग्रोथ वापस लाई जा सके। इन्वेस्टमेंट जो है सरकार बहुत ज़्यादा करना शुरू करे। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स और ज़्यादा आए, इसमें जो बीच में जो इतना वो होता है ना, रुकावटें आती हैं ना बीच में, जो ब्यूरोक्रेटिक तरफ से जो दिक्कतें आती हैं, वो सब ना हो, ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत ना हो। सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है? ऐसे रिफॉर्म्स या समझिए जो ईज़ी टू इम्प्लीमेंट हो। ये नहीं कि जैसे ही रिफॉर्म्स लेकर आए तो बवाल मच गया, किसानों के टाइम जैसे हो गया था। क्योंकि इससे फिर इमेज खराब पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं लाने हैं, क्विक रिफॉर्म्स लाने हैं, बात को याद रखना है। सरकार देखिए अच्छा करे, मतलब यहाँ पे सरकार हैज़ डन वेल टू रिस्ट्रिक्ट नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। अब देखो सरकार यहाँ पे अच्छा किया है उसने कि जितने भी यहाँ पे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट आइटम्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया भी है, कि ताकि ये सब इंपोर्ट जो आलतू फालतू करवाए जा रहे हैं ये ना इंपोर्ट हो, ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पे कम रहे। आगे तौर पे देखिए इंडिया इंपोर्ट कर सकता है कुछ ऐसी कंट्रीज से जहां पे रुपी में पेमेंट हो सकता है, मतलब रुपी पेमेंट एग्रीमेंट हो सकता है। इधर आपने सुना होगा जैसे ईरान कंट्री है, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद इंडिया जो है वो ये जो इशू है ना ट्रेड डेफिसिट का चाइना के साथ में, तो इसमें यहाँ पे देखो चाइना से हम बहुत इंपोर्ट करते हैं देन एक्सपोर्ट, तो ये थोड़ा सा हम ये डेफिसिट कम कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इससे प्रेशर हमारा कम होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इट कुड ऑल्सो बी द टाइम फॉर द इंडिया टू डू फुल कन्वर्टेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था फॉरेन कंट्रीज में कुछ जगह पे फुल कन्वर्टेबिलिटी, अभी हमारे यहाँ मैनेज्ड मामला है
कि मतलब आरबीआई बैकडोर से इनडायरेक्टली इंटरवेन करता है, लेकिन इंडिया फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ अब चले, रुपये की फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दे, इससे इनफ्लो और ज़्यादा आएगा। आउटफ्लो में नॉट बी अ वरी एट दिस स्टेज एज यूएसडी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। आउटफ्लो देखिए मुश्किल है अब होना, क्योंकि डॉलर हो गया एक्सपेंसिव ज़्यादा। तो ये है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी में इनफ्लो ज़्यादा आ जाएगा। कन्वर्टेबिलिटी से क्या होगा कि भाई हमारे को अच्छा फ़ायदा होगा, ये सब कुछ होगा देखिए। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें अभी सामने फेस करी जा रही हैं, क्योंकि हमारे आसपास की बांग्लादेश जैसी कंट्री जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इन लोगों के यहाँ जा रही, तो इन सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आखिरी में कंक्लूजन अगर मैं समझाऊं तो ये काफ़ी मुश्किल वक्त है इंडियन रुपीज़ के लिए। बस ये आप ये समझते रहिए, चीज़ें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्राइसिस बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी तो नहीं फंसे, लेकिन फंस सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे सेविंग्स की बात करें, चाहे फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, तो यहाँ पे कुछ इन सबको लेके दिक्कत है। और भाई इस सबको मैटर करती भी हैं, चीज़ों को मैटर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा इंडिया को। तो एक हर एक मतलब जिसमें जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सबको रिवर्स करना पड़ेगा, वापस से इंडियन इकोनॉमी में लोगों का विश्वास वापस से जगाना पड़ेगा। अब चाहे वो पॉलिसीज के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, क्योंकि बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत दिक्कतें से स्टेबिलिटी है ना वो खराब हो गई है। अब उसके बाद आई द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की बात। ये क्या है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी? देखिए ये चीज़ देखने को मिली है कि जो एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट है, अब आपने देखा ना कि एक्सचेंज रेट का जो मैनेजमेंट होता है कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये किसी भी कोई भी सेंट्रल बैंक है ना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतना मुश्किल है, क्या मार्केट है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, अरे भाई समझ ही नहीं आता कैसे क्या होगा। There is also the impossible trinity that it is impossible for any central bank to manage exchange rate, open current accounts and independent monetary policy all at the same time। अब एक बार बताओ, आप ही के ऊपर सब कुछ बाहर डाल दें तो किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे? परेशान हो जाओगे ना, कि घर भी चलाओ, जॉब भी करो, सेवा भी करो, घर का खाना भी बनाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम समझ लीजिए यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक जो है, अब उसके ऊपर 3 मुसीबतें एक साथ पड़ी हैं, कि उसको एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करना है, ओपन करंट अकाउंट्स जो हैं उनको भी मैनेज करना है, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को भी उसको अच्छे से लेकर आना है। तो यही है 3 प्रॉब्लम, इसलिए इसको इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है कि सबको एक साथ मैनेज करें। ये एक साथ 2 तक तो मैनेज कर सकते हैं, बट तीनों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सेंट्रल बैंक के सामने, इसमें 2 मैनेज हो जाए बट तीनों ही दिक्कत दें, स्पेशली खासकर अगर सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है तो और मुसीबत क्रिएट हो जाती है। समझे, ये होता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, याद रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, करंट अकाउंट और एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे रीर बोलते हैं, और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे नीर बोलते हैं। तो रीर और नीर क्या है पहले ये समझ लीजिए। उससे पहले थोड़ा ये समझिए कि जब हम अपनी मार्केट डाइवर्स करते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे बढ़ते हैं, जियोग्राफीज हमारी और डाइवर्स होती हैं, तो जो हमारा कन्वेंशनल, जो पुराना वाला मार्केट डिटरमाइंड रेट होता है ना, तो उस समय तक कंडीशन पर्पस के लिए तो सही होता है, बट पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की एक वक्त के बाद ये नहीं बता पाता। और यहीं पे रोल आया रीर का। रीर क्या है? रीर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये क्या है? वेटेड एवरेज है वॉल्यूम्स का ट्रेड की, उनके एक्सचेंज रेट का, और एडजस्टेड फॉर रिस्पेक्टिव इन्फ्लेशन ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड कंप्राइज ऑफ यूएसडी। इसके अंदर क्या क्या होता है? यूएस डॉलर होगा, पाउंड स्टर्लिंग होगा, यूरो, आपका जापानीज येन, एचके डॉलर्स, और चाइनीज युआन। अब एक और सिंपल टर्म में समझ लीजिए, द इंडिसेस ऑफ रील आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब इनको समझ लो कि इनको एक्सटर्नल जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसका इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं? कि मान लो कि रीर में इंक्रीमेंट देखने को मिला, इंक्रीज हुआ रीर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट जो है वो महंगा पड़ रहा है, एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्ट बिकम मोर चीपर। तो इसीलिए इंक्रीज इंडिकेट करता है लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव पर हो गया और इंपोर्ट हो गया सस्ता, तो इसका मतलब लॉस है, लॉस है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर। तो इस तरह से ही दिखाता है, बहुत सिंपल टर्म में आपको बता रही हूँ। ठीक है, सारा कुछ जितनी जितनी करेंसीज में एडेड है वो बता दिया।
अब ये जो इंडेक्स है ये फेयरली एक यूजफुल तरीका हो सकता है कि जो भी कॉम्पिटिटिवनेस वाली प्रॉब्लम आती है ना उसे हटाने में, बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में एक वक्त ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर नीर की बात करें, दूसरा वाला नीर है, NEER, मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये वेटेड एवरेज है बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट का होम करेंसी का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये वेटेड एवरेज किसका है? एवरेज है ये प्रॉपर बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो कि होम करेंसी के हैं इन टर्म्स ऑफ किसकी? फॉरेन करेंसी। ठीक है। और अच्छा ये तो डेफिनेशन मैंने बता दी आपको अलग से। अब किताब में देखिए क्या है, इसमें लिखा है भाई सीधा सीधा कि the NEER is a broader measure of export competitiveness comprising of currencies of 33 countries but without any adjustment for inflation across economies। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सब कुछ तो है, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, एवरेज एवरेज सब कुछ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है देखो भाई कि ये इससे बड़ा, मतलब ये थोड़ा रील से बड़ा मामला हो जाएगा। इसमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो है करेंसीज की करीब 33 कंट्रीज की, बट इसमें यहाँ पे जो इन्फ्लेशन होगा अक्रॉस द कंट्रीज उसको एडजस्ट नहीं करा गया है लाइकवाइज जैसे कि रीर में करा गया था। समझे? तो ये कुछ होता है इसका मामला दोनों का। और लास्ट टॉपिक देखिए, वो है एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। तो पहले समझ लीजिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। ये काफी पॉपुलर तरीका है जिसे मैक्रो इकोनॉमिक के जो एनालिस्ट हैं ये यूज करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को कंपेयर करते हैं थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। कैसे? कि 1 किलो सेब, एप्पल की बात करें तो वो कितने रुपए का आता है इंडिया के अंदर, और वही देखेंगे कि भाई उसी की कॉस्ट अगर हम देखें तो यूएस के अंदर कितनी है। समझ रहे हो ना? मतलब इकोनॉमिक थ्योरी है ये जो बताती है कि जो कंपैरिजन है परचेजिंग पावर क्या है, एक बंदा कितने रुपए में कितना ले सकता है। तो ये अलग अलग वर्ल्ड की करेंसीज में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। समझे? तो एक्सचेंज रेट हो गया दैट अलाउज यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। ये सेम चीज 1 किलो एप्पल अगर इंडिया के अंदर ले रहे हो तो वही 1 किलो एप्पल आपको इंडिया में कितने का पड़ रहा है और वही 1 किलो एप्पल आपको यूएस के अंदर कितने का पड़ रहा है। तो मोटा मोटा समझ लीजिए। अब देखिए एक्सचेंज रेट जो है ना वो देखा जाता है एक आइडल तरीके में, आइडल सेंस में देखें तो ये रिफ्लेक्शन है इन द डिफरेंसेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमीज ऑन अकाउंट की सीधी बात है कि अगर $1 मान लो कि 50 रुपए का है मान लो कहीं पे, तो वहां पे 50 रुपए किलो समझ लो एप्पल भी है। तो बंदा 2 किलो एप्पल ले लेता है, चलो $2 के। अब मान लो $1 की कीमत बढ़ के 75 हो जाती है, तो इंसान कहेगा यार सुनो इतना नहीं लेते हैं और थोड़ा ना 75 का है, महंगा है, तो एक काम करो भैया 1.25 किलो कर दो, है ना। तो मतलब कितने रुपए में कितना गुड्स आ रहा है दो कंट्रीज में, ये सब इसको देखते हैं। अब कहीं पे कितना है, मान लो किसी कंट्री में इतना है, किसी में इतना है। समझे? तो ये है। हालांकि ये तभी सही है जब पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो वहाँ पे फ्री ट्रेड हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, गुड्स इधर से उधर आराम से जा सकें, कोई बीच में रुकावट ना है, जैसे चिड़िया उड़ती है ना वैसे ही, और किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आराम से पहुंच सके। हालांकि अब रियलिटी में आ जाइए तो रियलिटी बहुत अलग है, अनोखी है। इसमें ट्रेड में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं ट्रेड के अंदर, और एक्सचेंज रेट भी बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स से भी एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, जैसे कि इनफ्लो और आउटफ्लो। मैंने सब आपको समझाया था कि देश के अंदर कितनी करेंसी आ रही है। तो इस तरह से जो ये पूरा है ना कि डिफरेंशियल परचेजिंग पावर अक्रॉस कंट्री, ये पूरी तरह से ये एकदम खत्म हो जाती है बात। तो अगर मानो कि इंडियन रुपी जो है वो बढ़ रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बाय यूजिंग द कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट, अगर हम पुराना वाला एक्सचेंज रेट जो है हमारा उसको अगर हम यूज करें जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है परचेजिंग पावर को लेके, वुड ये तो बिल्कुल करेक्ट मेजर नहीं होगा कंपेयर करने के लिए इकोनॉमीज को कॉमन करेंसी के बेसिस पे, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब करें तो करें क्या? तो क्या करें भाई, इधर ये नहीं होगा उधर वो नहीं होगा, मैम कुछ समझा नहीं पा रही है, किताब में समझ नहीं आ रहा है। तो भाई दस वॉज बॉर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर तो समझ गए थे ना, और इसी के साथ परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकला कि विच इज एडजस्टेड मेड टू द एक्सचेंज रेट सच दैट दे ट्रूली रिप्रेजेंट डिफरेंसेज इन परचेजिंग पावर। कि भाई यहाँ पे ये परचेजिंग पावर जो पैरिटी मैंने आपको समझाया ना, ये एक एडजस्टमेंट है जो करा जाता है
एक्सचेंज रेट के अंदर। और उसके बाद जो है ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि क्या परचेजिंग पावर में डिफरेंसेस हैं अलग-अलग इकोनॉमीज के अंदर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी आज की डेट में ये हर जगह पे एक्सेप्ट करा जाने वाला मेथड है। इसे हर एक कंट्री इंटरनेशनली कंपेयर करने के लिए चीज़ों को यूज़ करती है। बट लेकिन जितने भी सारे एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन होते हैं ना फॉरेन करेंसी में, या उनका कन्वर्जन होता है ना, ये पूरा-पूरा जो कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट है उन्हीं उसी के बेसिस पे ही होते हैं। लेकिन बाकी जो कंपैरिज़न वाला सीन आ गया तो उसमें परचेज़िंग पावर पैरिटी को यूज़ करते हैं। तो अब क्या होगा मामला? तो जो सारे कंपैरिज़न ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी या जीएनआई पर कैपिटा के अंदर के द्वारा किए जाते हैं, है ना? इज़ डन बोथ बाय यूजिंग द कन्वेंशनल। तो ये जीडीपी और जीएनआई दोनों के बीच में जो अलग-अलग जगह पे जो कंपैरिजन करे जाते हैं ना, उसे कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट जो यूएस डॉलर का है इकोनॉमीज के लिए, उसका यूज करके करे जाते हैं। और उसके बाद एडजस्टेड एक्सचेंज रेट, या फिर आप कह लो ये जो पीपीपी है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी है, इसका भी यूज करके करे जाते हैं। तो यूएस डॉलर का जो यूज है एक कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे, आप जानते हैं कि भाई ये करेंसी तो एकदम फ्लैंग ऑफ फ्रिंका बन गई है। तो यूएस डॉलर का जो यूज है इस कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे सारे इंटरनेशनल कंपैरिजन पर्पस के लिए, ये ही एक बहुत बड़ी वजह है। और यहाँ पे ये भी वजह है कि भाई यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है अपने आउटपुट के टर्म में, इसलिए हमने डॉलर को ही हर हर जगह कंपेयर करने के लिए डॉलर को ही उठाया है। समझे? और समझिए जो कंपैरिजन इंडियन इकोनॉमी का है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, कि भाई हम पूरा समझें अपने ग्लोबल पोजीशन क्या है कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट को यूज़ करके, और आपका जो परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करके। तो ये सब हम आगे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको बता दिया कि डॉलर को आखिरकार ही क्यों अपनाया गया, एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर कैसे पता चलती है, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारा कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया इस पार्ट के अंदर। ये पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपने चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियोस on Facebook, just like the page सिर्फ आईएएस. Instagram is amazing, please follow me there for a PDF. Follow me on Twitter, all the links are in description box. Please join and enjoy the various perks also. Take care.